सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और ये जो आज की वीडियो है ये BA NEP फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर उन बच्चों के लिए है जिनका पास जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अब आपके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जो है पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको एक प्रैक्टिकल देना होगा। जो प्रैक्टिकल आपका होगा उसका जो आपका कोर्स का जो टाइटल है वो है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज। कोर्स कोड है इसका A060102P। तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी BA NEP लागू है और जिन बच्चों ने भी पॉलिटिकल साइंस का चयन किया है, तो आज की जो वीडियो है उन सभी के लिए जो न्यू सिलेबस प्रैक्टिकल का आपका आया है तो मैं उसी की जो है आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसी पर बेस है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो जो इसका जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का सिलेबस जो है वो है इसका आपका प्रीएम्बल, राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो है टॉपिक है और इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आप अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। तो जो है फिर उसी से जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। जो पहला है इसमें है प्रस्तावना, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना लिखी गई है तो उसके ऊपर आप फाइल बना सकते हैं। या फिर जो दूसरा टॉपिक है इसमें समानता का अधिकार, तो इनके ऊपर आप बना सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं पहली यूनिट के अंदर, इन पर आप फाइल तैयार कर सकते हैं। तो अब इनकी जो बारे में हम डीपली में पढ़ेंगे सभी के बारे में। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसकी उद्देश्य प्रस्ताव है उसका, जो स्टार्टिंग में सभी पढ़ते हैं इसको, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें इतने बड़े बड़े वादे जो हैं उस टाइम पे किए गए थे कि सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता के अधिकार प्राप्त होंगे, सभी एक राष्ट्र में बनकर एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, सभी के अंदर बंधुत्व का भावना होगी। और इसको जो लागू किया गया था उन्होंने इसको अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था पूरे भारत में। तो ये जो संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको किया गया था। तो और इसके बारे में आगे की टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर आपको फाइल इस पर तैयार करनी है तो उस पर भी आप फाइल तैयार कर सकते हैं अपनी, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो उसमें जो बड़े बड़े हैं इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद जो इसमें कुछ शब्द जिनके मीनिंग आपको शायद ना पता चले हों, जैसे इसमें जो है कुछ शब्द लिखे हुए हैं। सार्वभौमिक का मतलब है स्वतंत्र राष्ट्र। दूसरा इसमें समाजवादी का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जहां निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों एक साथ काम कर सकते हों, उसको बोलते हैं हम समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष यानी कि प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो राष्ट्र है वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगा बल्कि सभी धर्मों को बराबर लेकर चलेगा। उसके बाद है लोकतांत्रिक का मतलब है सर्वोच्च शक्ति जो है लोगों के पास रहती है। उसके बाद गणतंत्र का मतलब है मुखिया या अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद न्याय, तो न्याय में आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक
पृष्ठभूमि के लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता, यानी कि कोई पक्षपात नहीं होगा। उसके बाद स्वतंत्रता, तो विचार की, विश्वास, आस्था, पूजा की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध की अनुमति की अनुपस्थिति, यानी कि इन सब की परमिशन नहीं है। समानता, समानता है स्थिति और अवसर के संदर्भ में किसी विशेष हेतु प्रावधानों की अनुपस्थिति, यानी कि अगर नौकरियों में सभी को समान अवसर या कोई भी अवसर है जो गवर्नमेंट से संबंधित है तो उसमें आप सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद है बंधुत्व, देश की एकता और अखंडता के साथ भाईचारा, तो इसको हम बोलते हैं बंधुत्व। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। और दूसरा आप जो है इसका टॉपिक है वो है समानता का अधिकार। तो इस पे भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपके आएंगे वो पूछ सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसी के ऊपर बनते हैं। तो ये जो है समानता का अधिकार, इनके राइट टू इक्वालिटी, इसमें आपका जो है मैं पहले बता दूं, ये जो है आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो भी भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनमें आपके जो है समानता के अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार केवल वर्ग, जातीयता, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कानूनी भेदभाव को प्रतिबंधित करके सभी लोगों के लिए समान अवसर, समान व्यवहार की गारंटी देता है। इसे संविधान का एक मूलभूत घटक माना जाता है। और समानता के अधिकार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की समानता शामिल है। यह समान व्यवहार को अनिवार्य बनाता है और साथ ही असमान व्यवहार को रोकता है। तो ये जो हम बारी बारी से 14 से लेकर 18 तक जो भी हमें समानता के अधिकार मिले हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें जो आपको अनुच्छेद 14 में है आपका अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए और साथ ही भारत के भीतर समान अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। लिंग, जातीयता, राष्ट्रीयता के बावजूद सभी को कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार है। कानून के तहत समानता, इसका मतलब यह है कि किसी को भी कोई विशेष अधिकार या लाभ नहीं है। न्यायालय की दृष्टि में स्थिति, पद आदि जैसी अप्रासंगिक कारकों के आधार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यह घोषणा करता है कि सभी व्यक्ति, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो, नियमित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। कानून के तहत समान कानूनी संरक्षण, यह कानून के तहत समान व्यवहार का तार्किक विस्तार है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कानूनी सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसी सुरक्षा पक्षपात या पूर्वाग्रह की परवाह किए बिना प्रदान की जानी चाहिए। इसमें कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में निष्पक्ष व्यवहार शामिल है। यह सरकार की सकारात्मक जिम्मेदारी है जिसे उसे आवश्यक आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू करके पूरा करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को समान सुरक्षा मिले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 के जो अंदर है, अनुच्छेद 15 में आपको समानता का जो अधिकार है उसमें क्या वर्णन किया गया। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि सरकार समान अधिकारों की गारंटी देगी और किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धार्मिक प्रथा, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी कारक के संयोजन के आधार पर पक्षपात नहीं करेगी और ऐसे नागरिकों को किसी भी प्रकार की अक्षमता, सीमा, विकलांगता या पूर्व शर्त का सामना नहीं करना चाहिए। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों और महिलाओं के लिए विशिष्ट व्यवस्था प्रदान करने की राष्ट्र की शक्ति को सीमित करता हो। उसके बाद हम अनुच्छेद 16 की तरफ बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसी निकलती हैं तो उनमें सभी को समान अवसर देने की बात इसमें कही गई है। तो अनुच्छेद 16 में यह घोषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धार्मिक विश्वास
जातीयता, वर्ग, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी कारक के संयोजन के आधार पर किसी भी सरकारी व्यवसाय या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए या उसके विरुद्ध पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यह संसद को उस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में नियुक्ति या रोजगार से पहले वहां निवास की आवश्यकता वाले कानून को पारित करने का अधिकार देता है। यह राज्य सरकार को पिछड़े वर्ग के समर्थन में नौकरियों या पदों के आरक्षण के लिए विशिष्ट उपाय बनाने की अनुमति देता है। तो इस तरह के जो है आपको इसमें वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपका अनुच्छेद 17 है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी कि छुआछूत, यानी कि ये इस प्रथा का कि अभी अनुच्छेद 17 में जो है प्रभावी रूप से हर तरह की अस्पृश्यता की प्रथा को निरस्त और गैरकानूनी घोषित करता है। अस्पृश्यता को एक सामाजिक रूप में निर्मित अवधारणा के रूप में जाना जाता है जो विशिष्ट वंचित वर्गों को केवल उन मूल के आधार पर नीचा दिखाती है, और यानी कि उनकी जाति के आधार पर उनको नीचा दिखाती है। तो जिसका जो है अघोषित यानी कि उसका उन्मूलन या निरस्त उस कानून को बिल्कुल खारिज कर दिया गया है संविधान के अंदर। संविधान में सभी लोग जो हैं समान अवसर पर समान स्थिति में सभी बराबर हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद जो 18 है उसके अंदर जो उपाधियां हैं उनका उन्मूलन उनका नाश किया गया है, यानी कि किसी को किसी प्रकार की उपाधि से नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 18 सभी प्रकार के पदों को नकारता है और सरकार को किसी भी व्यक्ति चाहे वह निवासी हो या गैर नागरिक को पदवी प्रदान करने से रोकता है। दूसरी ओर सशस्त्र सेवाओं और शैक्षिक उपलब्धियों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। तो इनमें सिर्फ उपलब्धियां दी जा सकती हैं शिक्षा के क्षेत्र में और जो सेना के क्षेत्र में। बाकी सभी किसी भी प्रकार की कोई पदवी का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में नहीं है। उसके बाद जो हम इसमें जो आगे बढ़ते हैं वो है भारतीय, इस पर भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो भारतीय संविधान में ये इसकी प्रस्तावना में भी लिखा है कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। तो स्वतंत्रता किस तरह की हो सकती है? तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, याद कर लेना, संविधान में 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और कुल आपको 6 स्वतंत्रताएँ मिलती हैं। पहली जो है इसमें वो है विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप सभा कर सकते हैं जो कि शांतिपूर्वक हो। तीसरी है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कि अपना समुदाय बना सकते हैं या अपना संघ बना सकते हैं। भ्रमण की स्वतंत्रता यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पे भी जाकर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो सभी हर जगह घूमने की आपको स्वतंत्रता होगी। उसके बाद है निवास स्थान, यानी कि आप कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता है भारत के अंदर जहाँ तक भारत का राज्य है। उसके बाद है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि काम करने की भी आपको आज़ादी है। तो आपके जो संविधान में है 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और इसके ऊपर भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। इन टॉपिकों को अच्छी तरह तैयार कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका भी अधिक अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है जब तक कि उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। उसके बाद है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी अस्त्रों के सभा या सम्मेलन का आयोजन भी किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी
व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित भी किया जा सकता है। यानी कि अगर राज्य चाहे तो वो जो है इसको प्रतिबंधित कर सकता है। उसके बाद है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता को भी प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकते जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शांति या व्यवस्था को भंग करें या ऐसा करने का प्रयास करें। उसके बाद है भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यानी कि सभी को घूमने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति को इस अधिकार को नहीं छीन सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सीधी अपनी बात को रखने के लिए अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां उसे उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान किया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें निवास की स्वतंत्रता है और व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बसे जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, किंतु भारत की संसद में एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया गया था। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में अपनी खुद की संपत्ति का आनंद उठा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किंतु वह कार्य गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित दंड दिया जा सकता है। राज्य साधारणतया किसी व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, जिससे कि वह किसी विशेष कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोगों को चुना जाए तो वह कार्य भी सरलता से किया जा सकेगा अथवा सरकार किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकता है। इसके बाद जो लास्ट जो उसमें बचता है वो है आपका साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, यानी कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी। तो आप इस पर भी जो है अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे फाइल तैयार करने के लिए आपको जो है संविधान में जो है साइबर अपराध से लेकर जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून हैं, उनको अच्छी तरह से रीड करना है। उनके ऊपर आपको फाइल तैयार करनी कौन कौन से वो हैं। तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि साइबर क्राइम और के जो उदाहरण वो क्या है, किस तरह से साइबर क्राइम होता है। साइबर अपराध जिसे अतिरिक्त रूप में हम कंप्यूटर अपराध कहा जाता है, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कंप्यूटर और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करता है। धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्करी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुरुपयोग, पहचान की चोरी और गोपनीयता पर हमला साइबर अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। साइबर अपराध विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से महत्व में बढ़ गया है, क्योंकि कंप्यूटर व्यवसाय, मनोरंजन और सरकारी एजेंसियों के लिए एक केंद्रीय बिंदु बन गया है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को रेडी कर सकते हैं। तो इसके जो टॉपिक हैं मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो टॉपिक आप जो है अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और जो इसकी क्योंकि टोटल यूनिट जो है इसके अंदर 4 हैं आपकी, राइट टू अवेयरनेस एंड लॉज। तो इसकी जो पहली यूनिट है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, तो बाकी की जो 3 हैं वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो उनमें से भी टॉपिक आप कोई आसान टॉपिक चूज़ कर सकते हैं।
जिस पर आप अपनी फाइल बना सकते हैं और आप जो है अपने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है आपका लगभग 100 नंबर का है, जो कि एक्सटर्नल मोड में होता है, यानी कि इसके लिए एक बाहर से आपका ये कॉलेज में एक एग्जामिनर आएगा जो आपका वाइवा लेगा, तो वो क्वेश्चन पूछेगा जो फाइल आपने तैयार की है उसी पर बेसिस। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।